उपनिवेशों उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेश क्या होते हैं। किसी शक्तिशाली देश का किसी कमज़ोर राष्ट्र के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना। जैसे आधिपत्य स्थापित क्यों करते हैं, वहाँ के आर्थिक संसाधनों से प्रभावित होकर। जैसे हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारे भारत देश में लगभग हर वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में पाई जाती थी। आर्थिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो हमारा देश था वो संपन्न था। तो अंग्रेज जो है इसकी ओर आकर्षित हुए और उन्होंने आक्रमण करके हमारे देश को गुलाम बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। तो उपनिवेश मतलब होता है किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमज़ोर राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने के लिए उस कमज़ोर राष्ट्र को अपना गुलाम बना लेना। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के जो प्रदेश संसाधन संपन्न है वह विदेशी आक्रमणकारियों के लिए बहुमुख्य आकर्षण रहे। महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि उसको सूचना मिली थी कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में बहुत सोना है। तो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी किसी देश पर आक्रमण कब करता है, जब उसको लगता है कि वह देश संपन्न है और उस देश पर आक्रमण करने के बाद हमें कुछ लाभ मिलेगा। तो मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जैसे हमारे भारत देश पर ब्रिटेन ने आधिपत्य स्थापित किया अपना। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। किसी भी देश में सिर्फ प्राकृतिक संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधनों से ही वह देश संपन्न नहीं होगा जब तक उन संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन संस्थाएं नहीं होंगी। जैसे आपके गांव का एक उदाहरण देते हैं। आप देखते होंगे किसी के पास 5 बीघे जमीन है और उस 5 बीघे जमीन का इतने अच्छी तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उस 5 बीघे जमीन में वो खेती करते हैं कि वो इतना अधिक उत्पादन करते हैं जितना 50 बीघे वाला उत्पादन नहीं कर पाता है। तो वो जो 5 बीघे में 50 बीघे वाले से ज़्यादा उत्पादन करता है तो निश्चित रूप से उसके पास तकनीकी ज्ञान है और वह उत्पादन करने के लिए खेतों में नए नए आविष्कार, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, नए बीजों का इस्तेमाल करता है, नई खादों का इस्तेमाल करता है, नए नए यांत्रिक साधनों का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो 5 बीघे में उतना अधिक उत्पादन करता है जितना 50 बीघे वाला नहीं कर पाता है। तो वही काम यहाँ पर है कि सिर्फ आपके पास संसाधन है और उन संसाधनों का आप समुचित इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं, अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। तो सिर्फ संसाधन होने से किसी भी देश का विकास होने वाला नहीं है जब तक वह प्रदेश अपने यहाँ पाए जाने वाले संसाधनों का उपयुक्त इस्तेमाल नहीं करता है प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के माध्यम से। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। आज़ादी के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी होती थी। हम अमेरिका से PL 480 नाम का गेहूं मंगाते थे, तब जाके हमारे देश का पेट भरता था लोगों को। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ संसाधन तो बहुत थे लेकिन हमारे पास आर्थिक कमजोरी थी, पैसे नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल समुचित तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने पंचवर्षीय योजना को एडाप्ट किया। रूस से हमने पंचवर्षीय योजना को अधिग्रहित किया और 5 वर्षों की योजना बनाया कि हम इन 5 वर्षों में इस क्षेत्र में विकास करेंगे, फिर अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में बनाई गई और 1956 ईस्वी तक चलती रही। तो 1951 और 1956 के दौरान जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई, उस पहली पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया कि हम इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर देंगे ताकि जो हमारा देश है
वह खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सके, और जो हम दूसरे देशों से खाद्यान्न मंगाकर खाते हैं हम स्वयं आत्मनिर्भर हो सकें। आज क्या है, आज आप देखते हैं कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, हम इतना इतना अधिक पैदा करते हैं कि हम खुद तो अपना तो पेट भरते ही हैं, इसके साथ साथ हम विदेशों में भी निर्यात करते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? उतनी ही ज़मीन हमारे पास पहले भी थी, उतना ही भू क्षेत्र आज भी हमारे पास है। तो ये संभव हुआ टेक्नोलॉजी और संस्थागत परिवर्तन के माध्यम से। तो ये हमने अनुभव कैसे किया, ये हमारा ऐतिहासिक अनुभव था। तो संसाधनों का संरक्षण अब बात करते हैं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी तरह का विकास हो, चाहे वह आर्थिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, शैक्षिक विकास हो। आप पढ़ने के लिए आते हैं, अब पढ़ने के लिए आपके पास किताब नहीं है तो क्या आपका शैक्षिक विकास, मानसिक विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तभी आपको समझ में आएगा जब आपके पास किताब होगा। तो किसी भी प्रकार का विकास आपको करना है तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन होने अत्यंत आवश्यक है। और जो भी संसाधन आपके पास हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन उन किताबों को पढ़ने का तरीका ही आपको नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है किताबी रूपी संसाधन का आपके लिए। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपभोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। संसाधनों का उपयोग तो हमको करना है, लेकिन उसका उपयोग और उपभोग विवेकपूर्ण तरीके से करना है। इस प्रकार से नहीं करना है कि जो है हमारे सामने, हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाएं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अर्थात जो भी संसाधन है उन संसाधनों को बचाने के लिए, उनका उचित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए संसाधनों के संरक्षण की ज़रूरत है। भूतकाल मतलब बीते हुए समय से, भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं उन सबको चिंता रही है कि हम अपने संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करें जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यह चिंता हमारे देश के नेताओं और चिंतकों को बहुत पहले से ही रही है। जैसे गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। मतलब हमारे देश में बहुत कुछ है जिससे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी के लालच के संतुष्टि के लिए नहीं। अगर कोई लालची है तो जो लालची व्यक्ति होता है उसकी आवश्यकता को आप कभी पूरा कर ही नहीं सकते हैं। आज हमारे देश में यही है कि कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके पास आप देखते हैं सब कुछ है, और वहीं गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है। जबकि संसाधन पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में है, और संसाधन इतनी मात्रा में है कि यदि उनका समुचित रूप से वितरण किया जाए तो जो हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी नामक सामाजिक विषमता है, ये आर्थिक विषमता है, अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। तो गांधी जी वही कहते हैं कि हमारे पास, हमारे देश में हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अगर कोई लालची है तो उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो शोषण कर रहा है। जो भी विकसित देश हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, प्रौद्योगिकी बेच रहे हैं, तो अत्यधिक धन ले रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन बन जाए, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना बीमारी फैली हुई है, इसका जो भी देश जो है सबसे पहले वैक्सीन बना लेगा, वो क्या करेगा, उस वैक्सीन को बेचेगा, शोषण करेगा लोगों का, देशों का। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे कि जो भी संसाधन है उन संसाधनों का समुचित रूप से वितरण किया जाए। किसी एक व्यक्ति के पास ही संसाधन ना हो। जब संसाधनों का समुचित रूप से वितरण किया जाएगा और जो बड़ा जन समुदाय है जिसके पास कुछ नहीं है उन सबको भी संसाधन मुहैया कराए जाएं, तभी जो है देश का, प्रदेश का, राष्ट्र का समुचित विकास होगा और जो हमारे संसाधन है उन संसाधनों का समुचित रूप से संरक्षण हो सकेगा। जैसे किसी के पास 100 बीघे ज़मीन है
और वो मात्र 10 बीघे ज़मीन में खेती करता है, 90 बीघे ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है। तो वो क्या है, धीरे धीरे उस ज़मीन की, उस भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, वो भूमि उसके किसी मतलब की नहीं है। तो क्यों ना उस 90 बीघे ज़मीन का उन लोगों में वितरण कर दिया जाए जिनके पास भूमि नहीं है। तो यही है संसाधनों का समुचित वितरण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की थी। सबसे पहले विश्व स्तर पर सबसे पहले संसाधनों का समुचित तरीके से वितरण किया जाए, इसकी वकालत सबसे पहले 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की थी। इसके बाद 1974 ईस्वी में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत विकास की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसे हम पीछे पढ़े हैं, और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। यही जो रिपोर्ट सतत पोषणीय विकास की जो संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, इसी संकल्पना को बाद में इसी रिपोर्ट को, जिसका विषय था हमारा साझा भविष्य, बाद में एक पुस्तक का रूप दे दिया गया। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1972 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं हैं, उन संसाधनों के समुचित संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर सरकारों द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। पीछे आपको बताए थे कि इस प्रकार का प्रयास सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन में 26 सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए विश्व के देशों को आह्वान किया गया था कि यदि इन 26 सिद्धांतों का हम समुचित रूप से पालन करें तो निश्चित रूप से हम अपने पर्यावरण को, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार 1972 ईस्वी में इटली की राजधानी रोम में पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में क्लब ऑफ रोम की स्थापना की गई थी, जो एक नई पहल थी। और इस क्लब ऑफ रोम ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। उस पुस्तक का नाम था हमारा साझा भविष्य। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए दूसरा प्रयास किया गया, वो आप देखते हैं रियो डी जेनेरो में किया गया। ब्राज़ील के बड़े शहर रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और उस सम्मेलन में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एजेंडा 21 नामक कार्यक्रम बनाया गया कि 21वीं शताब्दी में हमको पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, और उस कार्यक्रम में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए कि यदि इन सिद्धांतों का जो है पालन किया जाए, 27 सिद्धांत थे उसमें, इन 27 सिद्धांतों का यदि पालन किया जाए तो निश्चित रूप से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। तो और भी प्रयास किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए, जलवायु को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ, जलवायु परिवर्तन पर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पेरिस में सम्मेलन 1915 ईस्वी में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता सम्मेलन जैसे आयोजित किया गया, क्योटो में सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी प्रकार बाली में, इंडोनेशिया के शहर बाली में पर्यावरण को बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। तो विश्व स्तर पर समय समय पर कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन यह सम्मेलन तभी सफल होंगे जब इन सम्मेलनों में लिए जाने वाले निर्णय को हम कार्य रूप में परिणत करेंगे, उनको कार्य रूप में जो है लागू करेंगे। सिर्फ सिद्धांत बना देने से, अच्छी बातें कर लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, समय समय पर उन सम्मेलनों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों को समुचित रूप से लागू करना होगा, और प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी।
प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी जिम्मेदारी होगी कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप लोग पानी है, अनावश्यक पानी बर्बाद करते हैं, टोंटी खोल देते हैं, एक गिलास पानी लेना है, कुल्ला करना है, तो टोंटी से पानी निकलता रहता है, बहता रहता है, एक गिलास की जगह आप 10 गिलास पानी बर्बाद करते हैं। तो आज से आप लोग शपथ ग्रहण करिए कि हम अनावश्यक पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए जो भी उपयुक्त प्रयास हमारी ओर से होगा हम उसको निश्चित रूप से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़े संसाधन नियोजन के बारे में कि संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से करना है और संसाधन नियोजन की दिशा में विश्व स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं। कल हम बात करेंगे भू संसाधन के बारे में। तो अभी तक हम संसाधन पढ़े। संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार का होता है, जो प्राकृतिक मानवीय संसाधन है उसे कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो भी संसाधन हमारे हैं उन संसाधनों को हमको किस प्रकार से नियोजित करना है, किस प्रकार से प्लानिंग बना के उनको यूज करना है, संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से करना है, इसके बारे में चर्चा किए। अब हम एक एक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम बात करेंगे भू संसाधन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।